नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 8 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेते हैं एक रिकैप। लास्ट एपिसोड में हमने देखा वहां पर मैट को मिल चुकी थी टाइलर की लाश और वो बहुत ज्यादा दुखी था और उसको उसका फादर मिल चुका है। और वही हम देखते हैं कि अब सिबिल ने अपनी स्टोरी बता दी थी स्टेफन को, बट ये नहीं बताया था कि उसकी बहन है कौन। और आप देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट दी ओरिजिनल जल्द से जल्द ला सकूं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब फिर हम पहला सीन देखते हैं जहां पर मैट टाइलर की बॉडी को मिस्टिक फॉल्स में लाता है और फिर वो सबको कॉल करता है। सबसे पहले बानी को करता है जो अभी एंजो के साथ है, कैरोलाइन को करता है जो अभी स्टेफन के साथ है, और वहीं फिर वो अलारिक को करता है जिस टाइम पे वो अपनी बच्चों के साथ खेलने लग रहा था और क्वालिटी टाइम बिता रहा था। और तभी वो फोन आने के बाद सब लोग पहुंच जाते हैं सीधा मैट के पास। वही हम देखते हैं इस मोमेंट पर स्टेफन को बहुत ज्यादा गिल्टी और बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि इसको डेमन ने मारा है। अब फिर वही हम अलारिक को देखते हैं जो डायरी एंट्री लिखने लग रहा है अलीना के लिए। और तभी वहां पर सेलिन आ जाती है और सेलिन को देख के बोलता है तो तुम्हारी छुट्टी थी ना। और तब बोलती नहीं, मुझे पता चला कैरोलाइन से कि तुम्हारे दोस्त की डेथ हो गई है और शायद तुम्हें वहां पर जाना चाहिए और बच्चियों का ख्याल मैं रख लूंगी। और ये कहने को बोलता है हाँ, टाइलर हमारे बहुत ज्यादा करीब था और हमारी फैमिली जैसा था। और ये कहने को सेलिन बोलती है हाँ, मैंने मेरी फैमिली को खोया है, स्पेशली मेरी बहन को। और ये कहने को बोलती है आई कैन फील, आपको कैसा फील हो रहा होगा तो आप आराम से जा सकते हो वहां पर, मैं बच्चों को कार्निवल में लेके जा सकती हूँ, दोनों ट्विंस को। और तभी हम देखते हैं ट्विन देखती हैं सेलिन को और खुश हो जाती हैं और बोलती है प्लीज हमारे साथ आके खेलो। और तभी हम देखते हैं सेलिन बच्चों को लेके अंदर चली जाती है और अलारिक को अच्छा लगता है कि चलो बच्चे तो खुश रहेंगे और वो टाइलर के फ्यूनरल में जा सकेगा किसी बिना टेंशन के। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं बानी को जो बहुत ज्यादा सैड बैठी हुई थी और उसने एंजो को बांध के रखा हुआ था और वो टाइलर का फ्यूनरल एक तरह से अटेंड नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे एंजो के पास रहना है। और तभी एंजो बोलता है मेरे दोस्त डेमन ने तुम्हारे दोस्त टाइलर को मार दिया, तुम्हें जाना चाहिए और मुझे भी यहाँ से छोड़ दो तो बेटर है। और बानी जहां तुम कहोगे वहां पर मैं डेट पे लेके जाऊंगा तुम्हें, चाहे तुम पेरिस जाना चाहो, बस मुझे एक बार छोड़ दो यहाँ से। और तभी हम देखते हैं बानी खड़ी होती है और एंजो के पास जाती है और उसकी रस्सियां खोल देती है जो विन की थी। और तभी हम देखते हैं एंजो बोलता है तुमने सही किया और मैं तुम्हारे साथ हेल्प करूंगा हर चीज को ठीक करने में। और ये कहने को वहां से भागने लगता है और हम देखते हैं कि बानी को स्टार्टिंग से ये सब पता था कि वो ये सब करेगा और तभी उस पूरे कैबिन को स्पेल कर दिया था जिसकी वजह से बाहर कोई जा ना पाए। और ये देखने के बाद एंजो बोलता है तुम्हारे पास मैजिक वापस आ गया, मतलब तुम विच बन चुकी हो। अब फिर बानी बोलती नहीं, मैं अभी विच नहीं हूं और मेरे पास मैजिक नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे मैजिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं कर सकती हूँ। ये देखो, ये एक डार्क ऑब्जेक्ट है, एक तरह की कैंडल जो सुपरनेचुरल चीजों को एक तरह से बंद कर देती है जहां पर ये जलती है। सिर्फ जिसने इसको जलाया है वो इसे बुझा सकता है और वो इस कमरे के बाहर जा सकता है, बाकी सुपरनेचुरल चीजें नहीं। और ये सुनने के बाद एंजो बोलते तुम चाहती क्या हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे कि बातों पे। टाइलर लॉकवुड की मौत हो चुकी है और मैं एक को खो चुकी हूं और तुम्हें मैं नहीं खोना चाहती हूं, इसलिए मैं ये सब चाहती हूँ, प्लीज ह्यूमैनिटी टर्न ऑन कर लो वापस। अब फिर हम अलारिक को देखते हैं जो आर्मरी के अंदर आता है और सीधा जाता है सिबिल के पास। और हम देखते हैं सिबिल इस टाइम पे योगा कर रही थी और तभी अलारिक बोलता क्या कर रही हो, और तभी बोलती है शिवासना, इससे माइंड और फिजिकल फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तभी हम देखते हैं अलारिक ट्यूनिंग फोक मारता है और तभी हम देखते हैं एकदम सिबिल का दिमाग झन्ना जाता है और उसको गुस्सा आता है और बोलते ये करने की जरूरत नहीं थी। और तभी अलारिक बोलता है हाँ, डेमन से जो तूने टाइलर को मरवाया उसका क्या। और ये कहने के बाद सिबिल बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो प्योर डेमन था, मैंने सिर्फ उसको इतना ऑर्डर दिया था कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारे नियर बाय जितने फ्रेंड सर्कल है तुमसे उम्मीद छोड़ दे, जो उसने किया वो उसकी मर्जी थी। तभी हम देखते हैं अलारिक बोलता है चलो मैं तुमसे रिवेंज लूंगा, मैं इसको 24/7 इस ट्यूनिंग फोक को बजाऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा, और जो तुम्हारी बहन जॉर्जी है उसको भी मैं लेके आऊंगा साइड वाले सेक्शन के लिए जहां पर मैंने रूम खाली करवा दिया है, और तुम दोनों बहनों को अंडर कंट्रोल रखूंगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। फिर अलारिक जाता है अपने इंटर्न के पास और उसको ये ट्यूनिंग फोक देता है और बोलता है इसकी फ्रीक्वेंसी पता करो। और ये कहने के बाद उसका इंटर्न बोलता है इससे क्या मतलब है। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है ये किसी गुफाओं से कोई कनेक्टेड है, तुम करो। और ये कहने के बाद अलारिक तो उसका इंटर्न बोलता है ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता है। और तभी अलारिक बोलता है चलो नहीं लगता है, ये मेरा काम है जो तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम्हें जॉर्जी के बारे में पता चला उसके रूममेट से पूछो कहाँ है वो। और ये कहने को बोलता है नहीं, उसका तो एक मैसेज आया था लास्ट टाइम, उसके बाद कुछ नहीं पता, और इन दोनों कामों को कैसे करूंगा मैं एक साथ। और तभी अलारिक बोलता है मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और उसका मूड कुछ ज्यादा ही ऑफ था। अब फिर हम देखते हैं चारों लोग मैट, कैरोलाइन, स्टेफन और अलारिक लेके जा रहे थे टाइलर की बॉडी को, और सब लोग बहुत ज्यादा सैड है। तभी हम देखते हैं लॉकवुड प्रॉपर्टी में पहुंचते हैं तो वहां पर 4 कब्रें खुदी हुई थी और ये देखने के बाद उनके सामने डेमन आता है और बोलता है मैं तुम्हारा वेट ही कर रहा था,
मुझे नहीं पता तुम कितना लेट होने वाले थे, बट तुम टाइम पर आ चुके हो क्योंकि मैं तुम चारों को मार के यहाँ पर दफनाने वाला हूँ। तुम अपनी कब्र खुद चूज कर सकते हो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलते तू बकवास बंद कर, जो तू कर रहा है वो सही नहीं है, और जो तूने किया वो तो बिल्कुल सही नहीं था, और तुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद डैन बोलता है अच्छा मुझे पे करना पड़ेगा या तुम्हें? और ये कहने के बाद हम देखते हैं मैट अपनी गन निकालने लगता है, बट उससे पहले डेमन उसे पकड़ लेता है और कहता है सबसे पहले मैं इसको मारना चाहता हूँ क्योंकि यही ह्यूमन बचा इस टाउन में, और ये पता नहीं हम वैम्पायर लोगों के बीच में क्या कर रहा है। और तभी स्टेफन बोलता है उसको छोड़ दे और ये फालतू के डराना धमकाना बंद कर। और तब बोलता है डरा धमका नहीं रहा, उसको वैम्पायर में कन्वर्ट करूंगा। और तभी उसे अपना ब्लड पिलाता है और कहता है कि इसको वैम्पायर क्लब में ज्वाइन करवाते हैं ना, और बचेगा कौन फिर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं इस मोमेंट पर कैरोलाइन बोलती है ऐसा मत करो, और तभी वो कैरोलाइन को बोलता है तुम मत सिखाओ, तुमने भी कितने सारे इनोसेंट लोगों को मारा है और डेविल सब देख रहा है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है बकवास मत कर, यहाँ पर बहुत इमोशनल मोमेंट है, तू हमको तंग मत कर। और तभी हम देखते हैं डेमन उसको छोड़ के चला जाता है और वहीं पर सब लोग बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं अब कैरोलाइन सीधा बानी को फोन करती है और सारी सिचुएशन बताती है और पूछती है कोई नहीं तुम नहीं आ पाई तो, पर हम बाद में कर लेंगे सब, बट थिंग इज तुम बताओ एंजो कैसा है। और तभी वो बताती है एंजो बिल्कुल भी सही नहीं है और वो पहले से बदतर होता जा रहा है और शायद उसके आने के चांस कम है, बट तुम बता सको कि जब तुम्हारी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हुई थी तो तुम कैसे बिहेव कर रही थी। और तभी कैरोलाइन बताती हाँ मुझे होप हो रही थी हेटरेस की, अपने आप से खुद से हेट हो रही थी, अपनी ह्यूमैनिटी से हेट हो रही थी, और लग रहा था कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी और वो मुझे भला बुरा कह रही है बहुत ज्यादा, और उसको मुझ पर शर्म आती है कि मैं ऐसी हूँ। और ये कहने को बोलती है अगर आप इन चीजों से निकल जाओगे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको कोई एम मिलना चाहिए लाइफ में जीने का। अगर आपको मिल गया प्यार मोहब्बत जो आप चाहते हो लाइफ में, तो आपकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन वापस हो जाएगी। और ये कहने को पूछती है क्या हेल्पफुल था, और तभी बानी बोलती है हाँ बिल्कुल था। और ये कहने को बोलती है खूब ट्राई करेंगे हम सारी सिचुएशंस को हैंडल करने का। और ये कहने के बाद फोन काट देती है। तभी एंजो ये सारी बातें सुन रहा था और बोल रहा था ओ तुम्हारा दोस्त मर चुका और तुम फ्यूनरल भी मिस कर चुकी हो मेरी वजह से, मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए। और तभी बानी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, ह्यूमैनिटी टर्न ऑन क्यों नहीं कर लेते हो तुम। और तभी एंजो बोलता है ऐसा मैं क्यों करूं, मैं अपना वीकर वर्जन क्यों बनूं। और ये कहने के बाद बानी बोलती है तुम वीकर वर्जन नहीं हो, अगर तुम्हारी ह्यूमैनिटी टर्न होती है तुम रोमांटिक हो, तुम क्रिएटिव हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। और ये कहने के बाद एंजो कोई भी इमोशन नहीं दिखाता, और ये देखने के बाद बानी के दिमाग में एक प्लान आता है और बोलती है वेट अ मिनट मुझे यहाँ से जाना है। और जैसे वो जाने लगती है एंजो बोलते थैंक्स टू यू, तुम तो जा सकती हो मैं नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी उसको इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। अब फिर हम अलायक को देखते हैं मिस्टर ग्रिल्स के अंदर जो अभी था स्टेफन और कैरोलाइन के साथ, और डिस्कस कर रहा था डेमन को कैसे बचाना है क्योंकि वो डेमन नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ डेमन को, और डेमन में कुछ बदलाव है शी डेविल की वजह से जो कोई और नहीं सिबिल है। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है उससे बचाने से पहले उसे खुद से बचाना होगा क्योंकि जो गिल्ट होगा उसके अंदर वो सबसे ज्यादा होगा इस मोमेंट पे, और वो सोचेगा अलीना क्या सोचेगी सोच सोच कर वो शायद अपने आप को हार्म कर सकता है, और हमें उससे उसको खुद को बचाना है और उसको सिबिल से तो बचाना ही है। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा टेंस्ड हो रहे थे। अब फिर हम अगले सीन में डेमन को देखते हैं जो आर्मरी में जाने के बाद सीधा जाता है सिबिल के पास और बोलता है तुमसे क्यों करवा रही हो, मैं सब नहीं करना चाहता हूं और मैं शायद तुमको फॉलो कर रहा हूं और मुझे लगता है कि तुम मेरे माइंड को कंट्रोल कर रही हो। जो सारी चीजें मैंने की है एक तरह से मैट के डैड को मारने की कोशिश, और तुम्हारे कहने पे मैंने टाइलर को भी मार दिया है। और ये कहने के बाद सिबिल बोलती है तुम जानबूझ के कर रहे हो, थिंग इज तुम्हें रिग्रेट है, तुम्हें गिल्ट है, इस वजह से तुम ये सब कर रहे हो ना कि मेरे कहने पर। और ये कहने के बाद बोलती है कि तुम सोचो ये सारी बातें तुम्हारे भाई को पता चलेंगे तो तुझसे कितना नाराज होगा और अलीना कितना नाराज होगी। थिंग इज तू मुझे सर्व कर रहा है क्योंकि तू गिल्टी फील कर रहा है और मैं तुझे अपना 100% बनाना चाहती हूँ, तुम्हारी मेमोरी रेस करके नहीं, तुमको हर मेमोरी से मिटाकर हटाकर, जिससे कि तुम फिर से अपने पास्ट लाइफ में ना जा पाओ, सिर्फ मेरे रह जाओ। और ऐसा करो बेटर है तुम अपने भाई के पास जाओ और उससे अपनी सारी गिल्ट वाली बातें करो और अपने मन को साफ कर लो कुछ टाइम के लिए, जितने दिन तुम खुश रहना चाहो रह लो, बट एक दिन तुम मरोगे और तुम सीधा हेल में जाओगे, तुम्हें खुद पता है। और ये कहने के बाद चली जाती है और हम देखते हैं इस मोमेंट पर डेमन बहुत ही ज्यादा निराश था। अब फिर हम देखते हैं मैट को जो बहुत ही ज्यादा निराश दिखाई दे रहा था और उसके फादर उसके पास आता है उसे चुप कराने के लिए, बट बोलता है मुझे तो आदत पड़ चुकी है लोगों को खोने की और शुरुआत आपसे ही हुई थी डैड। और ये कहने के बाद बोलता है मैं समझ सकता हूँ मैं तुम्हें बचपन में छोड़ के चला गया था बट मेरी मजबूरियां थी। और ये कहने के बाद मैट बोलता है नहीं वो सब मुझे नहीं सुनना, मैं लाइफ में खोता आया हूँ और प्लीज मुझे थोड़ा अकेला टाइम दो। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाता है और कहता है टाइलर का घर और टाइलर मेरे लिए बहुत मैटर करता था। तभी हम देखते हैं उसका सामान वो रखने लगता है और तभी एक वुडन बॉक्स मिलता है जिसपे एक लेटर था
और इस लेटर पे लिखा था, अगर ये लेटर तुम पढ़ रहे हो तो समझ जाओ कि मैं अब तक मर चुका हूं, बट तुम्हें मेरा काम कंटिन्यू करना होगा। और एक लड़की है जिसको मैं लंबे टाइम से ढूंढने लग रहा हूं। और तभी हम देखते हैं मैट उस बॉक्स में से फोटोज निकालता है, और वो किसी और के नहीं सरीन के थे, और बोलता है मैं इसे ढूंढ रहा हूं बहुत लंबे टाइम से। जहां पर उसके स्केच थे, उसका नाम था, और उसके रियल फोटोज भी थे। और ये देखने के बाद मैट हैरान था कि ये इसे ढूंढ क्यों रहा है। वही हम अलारिक को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आउट हो चुका था, क्योंकि मिस्टिक फॉल से आर्मरी नियरली 32 माइल्स पर थी, बट उसने कुछ घंटों में कवर कर लिया था डिस्टेंस अंडरग्राउंड। और ये कहने को तो अपने इंटर्न से पूछने लगता है, और बोलता है इसके अंदर दीवारें बनी हुई है अंदर, और इतनी पुरानी दीवारों को किसने बनाया होगा और अब तक कैसे हैं। और ये सोचने के बाद वो इंटर्न बैठ जाता है और बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट आप मुझसे करवा क्या रहे हो। और ये कहने को बोलता है हाँ वो सब तो तुझे बाद में बताऊंगा जब एक दिन आएगा, बट थिंग इज तू मुझे बता जॉर्जी के बारे में क्या पता चला, उसके रूममेट ने कुछ कहा। और ये कहने के बाद इंटर्न बोलता है हाँ मैंने उससे पूछा था, जॉर्जी का सामान उसके रूम में ही है, बट वो वहां नहीं है लंबे टाइम से। और ये कहने के बाद लाइक बोलता है ऐसा कर पुलिस में फोन कर और कंप्लेन कर कि वो मिसिंग है। और ये कहने के बाद इंटर्न बोलता है समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम उसे ट्यूनिंग फोक बजवा रहा है बच्चों की तरह, और वहां पर मुझे जॉर्जी को ढूंढना है, कुछ गड़बड़ है क्या। और ये कहने को बोलता है कोई गड़बड़ नहीं है, बट सही टाइम पे आने पे तुझे बता दूंगा, अभी जितना का है उतना कर। अब वही हम स्टेफन को देखते हैं जो अपनी वेन गन रेडी कर रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था। और तभी कैरोलाइन आती है और बोलती कहाँ जा रहे हो तुम। और ये कहने को बोलता है मेरे पास डेमन का फोन आया, वो उनसे मिलना चाहता है उसी मेले में, फेयर में, और वहां पर मुझे उससे जाके मिलना है। तभी कैरोलाइन बोलती है मैं भी साथ चलती हूँ, बेटर है एक से भले दो वैम्पायर। और ये कहने को बोलता है नहीं यार मैं तुझे डेंजर में नहीं डालना चाहता हूँ, बट हम देखते हैं कैरोलाइन उसकी बात नहीं सुनती है। वहीं पर हम देखते हैं फेयर के अंदर सेलिन दोनों बच्चों को लेके आ चुकी थी ट्विंस को, और वहां पर उनको गेम खिला रही थी, बट हम देखते हैं कि वो बच्ची खेल नहीं पा रही हैं। बट सेलिन के पास कोई और आइडिया नहीं था, वो माइंड कंपल्शन करती है उस दुकान वाले को, और उसको कहती है कि लड़कियों को एक अच्छा सा गिफ्ट दो खेलने के लिए, एटलीस्ट ट्राई करने के लिए। और तभी हम देखते हैं उसे गोल्ड फिश देता है जो मरी हुई थी। और ये देखने के बाद सेलिन बोलते कोई नहीं हम इसको अच्छे से इसकी फ्यूनरल करेंगे, तुम घर चलते हैं हम इसके साथ। और ये कहने को दोनों को लेके वहां से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन पहुंच चुका था फेयर में और सब लोग वापस जाने लग रहे हैं। और ये देखने को पूछता है यहाँ पर क्या हुआ, और कहते हैं यहाँ पर गैस लीक हो गई है और हम सबको यहाँ से निकाल रहे हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं पीछे डेमन खड़ा था, और डेमन से कहते हैं हेलो ब्रदर। और ये कहने के बाद अब डेमन साफ कर देता है कि वो वापस नहीं आने वाला है, बट उसे सब कुछ डिस्कस करने आया जो उसने गलत काम किए हैं, जो करना नहीं चाहता था, बट उसे लाइफ टाइम सिविल को एक तरह से सर्व करना पड़ेगा। उसकी ह्यूमैनिटी जा चुकी है, और प्लीज उसे मिस ना करो, उसको भूल जाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट हम देखते स्टेफन इसके लिए मना करता है और कहता है क्यों करना चाहता है तू, तेरी अच्छी लाइफ तो है। और ये कहने का बोलता है मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, और मुझे ऐसा फील करना भी नहीं था, अब सब कुछ चेंज हो चुका है सिचुएशंस में, और मुझे वापस नहीं आना है। और तभी स्टेफन बोलता है फिर जिंदगी का क्या फायदा, तुझे अगर फील ही नहीं करना, इमोशन नहीं रखने हैं, तो फिर क्या है इस लाइफ में। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बोलता है प्लीज घर आ जा भाई। और ये कहते हैं स्टेफन उसे गोली मारने की कोशिश करता है, बट तभी हम देखते हैं डेमन पकड़ लेता है रिवेन गन, और आ जाता है डेमन को गुस्सा, उसके भाई को मारने लगता है, और बोलता है इस तरह तू मुझे मनाएगा वापस घर ले जाने के लिए रिवेन मारकर। बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे पीछे से आती है कैरोलाइन, और उसे 3-4 रिवेन शॉट मार के बेहोश कर देती है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं सेरीन को, जो दोनों बच्चों को लेके एक अनजान जगह पर आ चुकी थी, और वहां पर उसने एक बड़ा सा लकड़ियों का ढेर बना रखा था, उस पर उस फिश को रख देती है, और बोलती है हम इसकी बॉडी को जला देंगे और इसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, और आत्मा को लेने के लिए केड आता है हमेशा। और ये कहने के बाद बोलती है फिर बॉडी का क्या होता है। और ये कहने के बाद सेलिन समझाती है वो बॉडी का एक तरह से पूरा अंतिम संस्कार करने देता है केड, और केड को ये चीजें बहुत पसंद है। और ये कहने के बाद बोलते तुम केड से मिलना चाहोगी, और दोनों लड़कियां बोलती हाँ मिलना चाहेंगे। और तभी हम देखते हैं उस लकड़ी पे बात करते करते एक सिंबल बनाती है जो एक नर्क का सिंबल था, और ये बनाने के बाद दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ती है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे वो गुनगुनाना स्टार्ट करती है, दोनों लड़कियां उसका मैजिक एब्जॉर्ब करने लगती है, और ये देख के उसके हाथ में दर्द होता है। बट तभी वो लड़कियां बोलती है हमने आपको हर्ट किया क्या। और तभी सेलिन बोलती नहीं तुम्हारे पास परफेक्ट मैजिक है, और वो स्पेल बोलो जो मैंने तुम्हें सिखाया था। और तभी हम देखते हैं दोनों लड़कियां बोलते हैं इंसेंडियस, और ये बोल के बाद वहां पर आग लग जाती है, और वहीं पर उस सिंबल में भी आग लग चुकी थी जो लकड़ी से बनाया था। और ये देखने के बाद बोलती है चलो वो आने वाला है, और ये कहने के बाद लड़कियों को वहां से ले जाती है, और हम देखते हैं उस लकड़ी के ढेर में किसी की लाश पड़ी थी। अब फिर वहीं हम देखते हैं उस कैबिन के अंदर वापस आ चुकी थी बानी, और वहां पर उसने लाइट्स लगा रखी है, और बोल रहे क्रिसमस वाला दिन याद आया जहां पर मैंने तेरी 3 साल जान बचाई थी, और बानी तू मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है। और तभी एंजो ऐसे बोलने के बाद उसको एक तरह से गिल्टी महसूस करा रहा था, बट बानी बोलती है हाँ पहले भी मारा था और शायद अब भी। और ये कहने के बाद पूरी तरफ केरोसिन फेंकने लगती है, और ये देखने के बाद एंजो बोलता है अच्छा तुम मुझे आग से डराना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं आग की वजह से
डेमन से अलग हो गया था और मुझे छोड़ के चला गया था, तो मैं डरता हूँ आग से। और तभी बानी पास आती है, उसके बोलते हैं नहीं तुम आग से नहीं डरते हो, तुम डरते हो एक चीज से, वो है कि तुम अकेले छूट जाओगे, तुमको सब लोग छोड़ के चले जाएंगे जो तुम्हारे साथ बार बार हो रहा है, और शायद तुम इसी की वजह से वापस आ सकोगे। और ये कहने के बाद वहां पर आग लगा देती है चारों तरफ। और ये देखने के बाद हम देखते हैं वो बोलती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे तुम्हारे साथ यहाँ पर मरना क्यों ना पड़े। फिर हम देखते हैं जैसे ही आग तेज हो जाती है उस मोमेंट पे एंजो बोलता है देखो तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो बाहर, चाहे मुझे मर जाने दो। और ये कहने के बाद बानी बोलती है नहीं मैं यहीं पर रहूंगी। तभी हम देखता है कि धुआं की वजह से उसका दम घुटने लगता है और बानी वहां पर बेहोश हो जाती है। और ये देखने के बाद अब एंजो के इमोशन वापस आने लगे थे। अब फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बानी घर के बाहर मिलती है और देखती है शेड की तरफ जो जलने लग रहा था और एंजो की ह्यूमैनिटी वापस आ चुकी थी। और तब बोलती क्या हुआ तुम बाहर नहीं आ रहे हो, और तभी याद आता है वो कैंडल। तभी हम देखते हैं बानी अंदर भाग के जाती है, उस कैंडल पे अपना हाथ रखती है, उसे बुझाती है, और तभी हम देखते हैं उसका हाथ जल गया था और पूरा घर जलने लग रहा था। तभी हम देखते हैं एंजो उसे उठाता है और घर के बाहर ले आता है और बोलता है आई एम सॉरी मैंने तुझे लगभग मार ही दिया था। और ये कहने के बाद बानी बोलते अब तक मारा नहीं है ना, दैट्स बेटर। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। अब वहीं पर हम मैट को देखते हैं जो रिसर्च कर रहा था, उसका डैड उसके पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्या। और तभी डैड से बोलता है नहीं डैड प्लीज हेल्प मत करना, मैं अपने आप देख लूंगा और आपको समझ नहीं आएगा। और ये कहने के बाद उसका डैड बोलता है एक बार एक्सप्लेन तो करो। और तभी बोलता है ये सारे डॉक्यूमेंट टाइलर के हैं जो सेंट जॉन फैमिली के साथ काम कर रहा था और उसने वर्जीनिया से दोस्ती कर ली थी और उनकी हेल्प कर रहा था, क्योंकि उनने एक सायरन को पहले ही आजाद कर दिया था 1883 में उसके दादा ने, मिस्टर डेल्टन ने। और वो रिसर्च अब टाइलर कर रहा था और टाइलर मर गया तो उसने मुझे दिया, पता नहीं क्यों दिया है। और ये कहने के बाद उसका डैड बोलता है शायद वो तुझको लास्ट बिलीव समझता है अपना, जिसको अपना काम सौंप के जा सकता था, और ये रिसर्च तुझे करनी पड़ेगी उसके लिए। और ये कहने के बाद मैट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अब डेमन को चेन से बांधकर एक कॉफिन के अंदर डाल दिया था। और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन बोलता है आई एम सॉरी भाई बट ये करना पड़ेगा, तेरी भलाई के लिए है। और तभी हम देखते हैं उसको वेन दे देकर बेहोश कर दिया था और उसे रस्सियों से बांध दिया था, स्पेशली जंजीरों से। अब हम देखते हैं आग बुझ चुकी थी जो सलीन ने लगाई थी। वहीं पर हम देखते हैं पुलिस वहां पर आ चुकी है तहकीकात करने के लिए, और वहां पर उनको एक डेड बॉडी मिली है। और सीधा वो फिर फोन करते हैं अलारिक के इंटर्न को और बताते हैं यहाँ पर एक लाश है और तुमको कांटेक्ट करने के लिए कहा था, और क्या तुम जानते हो जॉर्जी को, और अगर जानते हो तो यहाँ पर आ जाओ। और ये कहने को हम देखते हैं उसका इंटर्न सीधा भाग जाता है जॉर्जी के पास। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पर जैसे ही हो जाता है वो ट्यूनिंग फोक को वहीं पर छोड़ जाता है, और अब सायरन सिबिल को पता चल चुका था। और जैसे उसे पता चलता है हम देखते हैं पहले एक हल्का सा क्रैक आ रखा है और वहां पर अपना हाथ रखती है और अपना स्पेल स्टार्ट करती है और गुनगुनाना स्टार्ट करती है, जो एक सायरन की पावर थी। वो पूरे शीशे को तोड़ देती है और वहां पर सायरन बजने लगते हैं, वो बाहर जाती है और अपने हाथ में ले लेती है ट्यूनिंग फोक को। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए दिखती है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहां पर सब लोग गैदर हो चुके थे उसी कार्निवल के पास, और वहां पर टाइलर के ओनर पे अपनी स्पीच देने वाले थे। जहां पर हम देखते हैं स्टेफन, कैरोलाइन, बानी, एंजो, मैट और अलारिक आ चुके थे। तभी हम देखते हैं वो अपने अपने वर्ड्स बोलते हैं कि टाइलर बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ब्रेव था, किसी का बेस्ट फ्रेंड था, किसी का लव वंस था और वो सबकी केयर करता था। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलते देखो यहाँ पर अलीना भी नहीं है और टाइलर भी नहीं है इस टाइम पे, तो हम दोनों को ऐसी मेमोरी क्रिएट करते रहना होगा जिसकी वजह से हम जी सके, हमारे पास कुछ यादें हो, कुछ बताने के लिए हो जो अभी हो नहीं रहा है हमारे से, तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। और हम इस मोमेंट को एक तरह से यादगार बनाएंगे। मुझे याद है जब ये कार्निवल पिछली बार लगा था, मैं अलीना को उस फेयरिंग व्हील के ऊपर लेके गया था और उसे वादा किया था हम हर मोमेंट को बेस्ट बनाएंगे। और ये कहने के बाद जाता है और पूरे पार्क को ऑन कर देता है, लाइट्स ऑन कर देता है। ये देख के सब लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अपने मोमेंट्स को एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो जब तक हम एक साथ हैं। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे अलारिक डायरी लिखने लग जाता है लीना के लिए, और सब लोग वहां पर खेल रहे हैं, वहां पर राइड्स एंजॉय कर रहे हैं और सब लोग बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। फिर हम देखते हैं स्टेफन के पास अभी कैरोलाइन आती है और स्टेफन बोलता है थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। और तभी कैरोलाइन बोलती है अब तो तुम मेरे हस्बैंड होने वाले हो और मैं तुम्हारी वाइफ होने वाली हूँ, तो ये सब तो चलता रहेगा एक दूसरे की जान बचाने के लिए। और ये कहने के बाद किस करते हैं। अब फिर हम देखते हैं अलारिक को जो फोन करता है सीधा सेलीन को और पूछने लगता है बच्चों के बारे में और बोलता है हम शायद लेट हो जाएंगे। और तभी सेलीन बोलती है कोई नहीं मैं घर पे रुक जाऊंगी और दोनों बच्चों को स्टोरी सुना के सुला दूंगी। और ये कहने के बाद अलारिक बोलते तुम बच्चियों को कितना ख्याल रखती हो। और ये कहने को सेलीन बोलती है तुम्हारी बच्चियां मुझे एंटरटेन रखती है और मुझे इनके पास रहना पसंद है, एकदम यंग फील करती हूँ। और यंग का मतलब था कि उनकी एब्जॉर्ब कर रही थी पावर वो। और तभी हम देखते हैं कि सेलीन फोन काट देती है और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कैरोलाइन को जो भी मैट से बात कर रही है और पूछ रही है तुम कैसे हो। वो बोलता है मैं तो सही हूँ, तुम बच्ची के बारे में बताओ बच्ची कैसी है तुम्हारी दोनों। और कहती है दोनों बहुत ही ज्यादा शरारती हो गई है जैसे बड़ी होती जा रही है, लिजी और जोजी।
और ये उनकी कुछ पिक्चर्स है, तुम देखना चाहोगे? और तभी मैट बोलता है हाँ देखूंगा, और दिखाने लगती है पहले दिन स्कूल की दोस्त की बर्थडे पार्टी की, और बोलती है हाँ ये रही उसकी नैनी के साथ जो उसने आज भेजी हमें। नैनी कुछ ज्यादा ही यंग है और कुछ ज्यादा ही हॉट है, अलाइक ने पता नहीं क्यों ढूंढी ऐसी, बट थिंग इज वो बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तभी हम देखते हैं मैट फोटो देख के समझ जाता है और बोलते हैं इसका नाम क्या है, तब बताते हैं सलीन है इसका नाम। और ये कहने के बाद मैट फोन करता है और कहता है तुम्हें अभी के अभी घर पहुंचना होगा, तुम्हें नहीं पता तुम किससे भिड़ रहे हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन घर पहुंचती है, यहाँ वहां सब तलाश करने लगती है और पता चलता है उनकी बेटी घर से गायब थी, दोनों की दोनों गायब थी। और यहाँ वहां देखने लगते हैं और डरते हैं, और तभी एक पेंटिंग देखते हैं जो लिजी या फिर जोसी ने बनाई थी, जिसमें केड है, सलीन है और लिजी है और जोसी है। और ये देखने के बाद कैरोलाइन डर जाती है और ये पिक्चर अलारिक को भी दिखाती है। वही हम देखते हैं अब सिबिल आजाद हो चुकी थी और सीधा पहुंचती है सैल्वाटोर सेमेट्री के अंदर, और वहां पर जाने के बाद एक तरह से सारी जंजीरें और बेल तोड़ देती है और वहां पर डेमन को आजाद करती है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है अब मुझे किसी के बारे में कुछ भी फील नहीं करना, फीलिंग सक्स। और ये कहने के बाद बोलती है तो अब क्या करना चाहोगे तुम? और तभी वो बोलता है मैं तुम्हारा हूं पूरी तरह से। और ये सुनने के बाद सलीन खुश हो जाती है और बोलती है शायद तुम्हें फीड करना चाहिए किसी पे। और तभी एक बंदे को बुलाती है जिसपे डेमन फीड करने लगता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अब पता करते हैं भाई इन दोनों बच्चियों का क्या होने वाला है, और यहाँ पर सलीन सिबिल की हेल्प क्यों नहीं कर रही है, और इन दोनों बहनों के बारे में क्या प्रॉब्लम है, और इन ट्विंस को क्यों किडनैप किया है, और इसका केड से क्या लेना देना है। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दी ओरिजिनल जल्दी आ रहा है गाइस। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, एम रखते हैं 500 लाइक्स का। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर, टाटा।